और लीजिए, जिस बात का इंतजार था 2019 में जनादेश जानने की तरफ, जो हर एक का पहला कदम होता है वोटिंग, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के तहत 2019 चुनाव में वोट पड़ना शुरू हो रहे हैं। तो IBC 24 अपने दर्शकों से हर बार की तरह अब की बार भी ये प्रॉमिस करता है, वायदा करता है कि दिन भर आपको बस्तर की बैटल और देश भर की 91 सीटों का पूरा हाल, पूरा अपडेट, पल पल की जानकारी सटीक नजरिए के साथ में अपने रिपोर्टर्स के द्वारा, अपने साथियों के द्वारा पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ दिन भर एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जिनके जरिए हम जो लोकसभा चुनाव 2019 की आज शानदार शुरुआत हो रही है, बस्तर की बैटल की शुरुआत हो रही है, इस पर भी उनसे डिस्कशन करेंगे, जानकारी लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सुरेंद्र शर्मा जी आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अपनी बात यहां रखेंगे और उनके साथ में तमाम मेहमान अब जुड़ते चले जाएंगे, जिनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र जी, पहली टिप्पणी आपकी, जिस तरह से भी चुनाव की शुरुआत हो रही है, मतदान की शुरुआत हो रही है, उत्साह के साथ अपील यही है सबसे कि लोग अपना वोट डालें, चाहे कितने भी ऑड्स क्यों ना। निश्चित रूप से पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे हम इस बात के लिए गर्व कर सकते हैं कि पिछले 70-71 सालों में भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और भारत की जनता अब लगभग लोकतंत्र की आदी हो चुकी है और उनकी इस हक को कोई छीन नहीं सकता। जहाँ तक बस्तर का सवाल है, मुझको बस्तर जाने का, वहाँ ट्रेनिंग कैंप करने का अवसर मिला है और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जितना अवेयरनेस, जितनी जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता बस्तर क्षेत्र में है, वो किसी भी भारत के किसी भी अन्य इलाकों से कम नहीं है। और जिन परिस्थितियों में वहाँ मतदान के आज आरंभ होने जा रहा है, मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि निर्भय होकर के वहां के लोग मतदान करने आएंगे, अपने पसंद के प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में और बस्तर में मजबूत होगा, यही विश्वास है। मतदान करना चाहिए। मतदान राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और एकात्मता के लिए करना चाहिए। ये अपना चुनाव कमीशन भी कहता है, हम भी यही कह रहे हैं पहले से और उसके अनुसार आज मैंने मतदान अपना किया है। तरुणाई जी आहे ती मतदानाला सिरियसली घेत नसल्याचं पुढे आलंय। तो आप तस्वीरें देख पा रहे थे मोहन भागवत की। नागपुर में आज वोटिंग की प्रक्रिया पहले चरण के तहत वहां भी जारी है, जहां से नितिन गडकरी भी ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नागपुर में वोट डालने के बाद मोहन भागवत ने भी रिएक्शन में कहा है कि देश को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। एक मिनट, लोकतंत्र की एक व्यापक प्रक्रिया का आज प्रारंभ हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब शांतिपूर्ण हो, सौहार्दपूर्ण हो, राजनीतिक दृष्टि से और देश के लिए ये अत्यंत आवश्यक इस प्रकार का काम चल रहा है। हम सभी समाज को आह्वान करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण से हम संपूर्ण होने में हम अपना सहयोग करें, यही हम सब समाज से भी अपेक्षा करते हैं। और इसके द्वारा जो भी सरकार चुनकर आएगी वो देश के हित में काम करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। देश के लिए चुनाव है, नोटा का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, जोशी जी क्या कहेंगे? हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति ने अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए। नोटा ये अभिप्राय व्यक्त करने का साधन नहीं। हम चाहते हैं कि उसमें से जो भी उनको उचित लगे उसको मतदान करें। सभी ने मतदान करना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है? देश के लिए कितना अहम ये चुनाव है? 2019 के चुनाव कितने अहम है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है देश के लिए हर चुनाव अहम होता है, क्योंकि उसके द्वारा सरकार चयन होती है, इसलिए चुनाव तो अहम होते ही है। लेकिन स्थिर सरकार देना ये प्राथमिकता जनता की होनी चाहिए। निश्चित होनी चाहिए कि सरकार कोई भी आए, सरकार आनी चाहिए, सबके बहुमत से आनी चाहिए। जो भी बहुमत जिसको मिलेगा वो सरकार बनाएंगे। स्थिर सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पिछली सरकार बनी तो सरकार चलाने में दिक्कत होती है, विकास नहीं होता। देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि देश में स्थिर सरकार ये देश की न्यूनतम आवश्यकता है। तो आरएसएस के सर कारवास सुरेश भैया जी जोशी, इनको आप सुन रहे थे और उनका भैया जी जोशी का भी कहना है कि देश के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और हर चुनाव में जनता डिसाइड करती है, तय करती है, निश्चित करती है कि कौन अब देश चलाएगा, किसके हाथों में देश की कमान जाएगी।
इसीलिए जिम्मेदारी के साथ वोट करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सबसे पहले बस्तर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, मतदान की पहली तस्वीरें आपको दिखाई। वही बस्तर जहां पर हर बार नक्सलवाद एक नासूर की तरह उभरता है और मतदान करने वालों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बस्तर ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। बस्तर वासियों ने हमेशा अपने मत डाल करके हर एक बुलेट का जवाब बैलेट से दिया और एक बार फिर 80,000 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। एक फियरलेस माहौल में इलेक्शन करवाने की जो चुनौती है वो इस इलाके में सदैव रही है। कुछ घंटे पहले के घटनाक्रम को भुलाकर बस्तर मतदान करने के लिए निकला है। ये आपको पहली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उत्साह के साथ लोग पहुंचे हैं। भानपुरी केंद्र दिख रहा है फरसागुड़ा का, वहां जाकर के मतदान के लिए कतार में लगे हैं। सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें आपको 4 जिले ऐसे हैं जहां सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंटा, और बाकी के जो 3 जिले हैं वहां पर शाम को 5 बजे तक का वक्त होगा। स्वास्थ्य सुस्त और अच्छी वर्कर आए, अच्छे हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनको भेजें ताकि हम आराम से सो सके और आराम। तो सारे देश भर में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 केंद्रीय मंत्री और 44 मौजूदा सांसद भी, उनकी किस्मत का फैसला भी आज हो रहा है। तरफ से काफी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं चुनाव को लेकर के। हाँ जी। जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? और जो चुनाव आयोग ने एक अभियान चलाया लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 6:30 बजे से लोग यहाँ पर आने। हाँ जी। क्या कहेंगे चुनाव आयोग के लिए? तो चुनाव आयोग का बहुत अच्छा काम है जी, और सबको जागरूक कर रहे हैं और वोट डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए। बड़ी अच्छी सब जगह कैंपेनिंग हो रही है। तो किस तरह की सरकार चाहते हैं सर? अगर हम बात करें, चाहे कोई भी सरकार है, अब पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होना चाहिए, और जो तरक्की अब हुई है उससे पहले कभी नहीं हुई, और इसी की हम आशा करते हैं। हाँ जी। मैम नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा कांता छाबड़ा नाम है। और मैम महिलाओं के लिए बहुत सारे अलग से मुद्दे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आम जो पब्लिक होती है उसके अलावा महिलाओं के भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो लोकल स्तर पर और अगर राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए? और किस बस यही है कि सबसे बड़ी बात है कि शांति होना। औरत जहाँ भी जाए छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से, किसी भी तरह की उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बस और यही कुछ चाहते हैं जी। चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की, हाँ वो सब बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है, सब अच्छा। बाहर से लेके यहाँ तक भी हम आए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। तो चलिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उनको आपने देखा था कुछ देर पहले, वोट उन्होंने डाला, भैया जी जोशी ने वोट डाला, और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि नागपुर समेत सारे देश के लोग जहां भी चुनाव हैं वहां मतदान में जाकर हिस्सा लें। और बता दें आपको, सारे देश में 91 सीटों पर प्रथम चरण के तहत वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है। 33 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस सीधे टकरा रही है, सीधे इनके बीच मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो दिन भर आपको बैटल ऑफ बस्तर से जुड़ा और साथ में इन 91 सीटों पर जिस तरह मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका पूरा अपडेट IBC 24 देगा, पल पल का अपडेट देगा। हमारे सहयोगी दिन भर के दौरान हमारे साथ में जुड़ेंगे, और एक पैनल इस समय आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए OP चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक युवा लीडरशिप के तौर पर वो उभर रहे हैं, और वो बात यहाँ रखेंगे बीजेपी की तरफ से। और जगदलपुर से नरसिंह राव साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप तीनों का इस मंच पर स्वागत है, सुप्रभात आपको। और आज की जो सुबह है ये लोकतंत्र के लिए शुभ रहे, इस बात का संकेत मिलना शुरू हो गया पहली तस्वीरों से। चौधरी साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन? जी यही कहूँगा कि फिलहाल आज बस्तर में चुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व को
शांतिपूर्ण ढंग से हमारी पूरी व्यवस्था पूर्ण करा सके और लोकतंत्र जीते, यही मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा। और जहाँ तक जय पराजय की बात है तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व को देश की जनता, बस्तर की जनता स्वीकार करेगी। और आज के चुनाव में नक्सली जिस तरह से उत्पात बढ़ा रहे हैं उसका जवाब जनता अपने वोटों के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से देगी। और भारतीय जनता पार्टी पिछले दशकों की तरह बस्तर की सीट पर इस बार भी विजय प्राप्त करेगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। राव साहब, भले ही कोई बस्तर को किसी भी दृष्टि से देखे, किसी भी समस्या से ग्रसित देखे, लेकिन बस्तर ने हमेशा बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर से चुनौतियां ज्यादा हैं, बल्कि ये कहेंगे कि कुछ घंटे पहले के घटनाक्रम के बाद चिंताएं भी ज्यादा हैं। चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, इसके बावजूद बस्तर जवाब देता है। उम्मीद अब की बार आपकी क्या है? जी 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 बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें बस्तर की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण समय समय पर नक्सलियों के द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया जाता है और लोगों को मतदान से रोका जाता है। उसके बावजूद भी जो घटना 9 तारीख को जो हुआ, हमारे युवा विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी जी नक्सली घटना में शहादत हुआ उनका, और वे इस दुनिया से चले गए। ये हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है, हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं। किंतु बस्तर की जनता है, समय समय पर लोकतंत्र के महापर्व में हमेशा से ही अपनी आहुति दी है और बढ़ चढ़कर इस महापर्व को मनाया है और लोकतंत्र को बचाया है। इस बार भी नक्सलियों का ये खौफ जो बस्तर में दिखाने का प्रयास किया गया, जनता अपना वोट देकर अपने मताधिकार का प्रयोग करके पूरे देश को, पूरे विश्व को ये बताने का प्रयास करेगा कि बस्तर की जनता हमेशा लोकतंत्र के साथ है, हमेशा बैलेट के साथ है, ना कि बुलेट के साथ। चलिए, तो यही संदेश IBS 24 भी दे रहा है, तमाम दर्शकों को ये अपील करता है कि आप भी अगर आपके इलाके में वोटिंग का आज दिन है तो जाएं और जाकर अपनी सरकार चुनने के लिए अपनी मर्जी से जो भी आपको ठीक लगता है उस उम्मीदवार को आप जरूर चुनें, क्योंकि यही सरकार बनाने में मददगार होगा। यही चेहरे मिल करके आगे जाकर सरकार बनाएंगे। सुरेंद्र जी, जिस तरह से तमाम चीजें आगे बढ़ी हैं, लोकसभा चुनाव 2019 के उन मुख्य मुद्दों को आपने भी देखा, पढ़ा होगा, भांपा होगा। आपको क्या लगता है आपकी बार किस एक विषय पर, किस एक मुद्दे के ऊपर सारा देश जो है वोटिंग करने के लिए अग्रसर है? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि 5 साल के बाद, 5 साल पहले एक सरकार चुनी गई थी। देश की जनता ने एक सरकार चुनी थी, और सरकार को चुनने के पीछे कुछ मुद्दे, कुछ वादे थे। निश्चित रूप से जो 5 वर्ष में जो चुनाव होता है वो पिछली सरकार के जो काम हैं, उनके जो वादे हैं, उसका एक परीक्षा का समय होता है। तो पिछले 5 सालों में जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये पूरी तरह से अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है और इस जनता इससे बहुत प्रसन्न नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, 2 काम इन्होंने किया है। एक तो इन्होंने नोटबंदी किया, एक नया कार्यक्रम जो चालू किया। भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय ले सकती है कि हमने नोटबंदी किया। दूसरा, इन्होंने GST लगाया। मगर आश्चर्य की बात यह है पाठक जी कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी न तो GST के नाम से वोट मांग रहे हैं, न नोटबंदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि आखिर में आप पूरे 5 साल तक तरह तरह की बातें करते हैं, आपने अच्छे दिन दिखाने का वादा किया और इतने बुरी स्थिति में ला दिया कि नोटबंदी के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए, कई लाख उद्योग बंद हो गए। इन सब चीज़ों को जनता अच्छी तरह समझती है। और जहाँ तक बस्तर का प्रश्न है, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, बस्तर में छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने जो आदिवासियों को 1702 आदिवासियों को जो 4000 एकड़ जमीन वापस किया,
तेंदुपत्ता का जो समर्थन मूल्य है उसमें जो वृद्धि की, और आदिवासियों के हक में, आदिवासियों के हित में जो काम उन्होंने करना आरंभ किया है, इन सब चीज़ों का भी निश्चित रूप से इसमें प्रभाव रहेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो काम किया गया, इन सब चीज़ों का प्रभाव रहेगा। ठीक है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, परसों जो घटना घटी दुर्भाग्यजनक है, दुखद है, चिंतनीय है, और ये लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझको मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। झीरम के हमले में मैं स्वयं शामिल था, चश्मदीद गवा रहा हूँ, मैं घायल हुआ था। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है, जो भी लोग डराने की कोशिश करते हैं, जो भी लोग भयभीत करने का प्रयास करते हैं आवाम को, ऐसे लोगों को इस देश ने हमेशा नकारा है और आगे भी नकारेंगे। और आज बस्तर की जनता निर्भय होकर, निर्भीक होकर के अपना भविष्य तय करने के लिए मतदान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और इसके साथ साथ दर्शकों को हम ये भी बताते चलें कि आप ibis24.in ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पर भी सारे लाइव अपडेट्स देख सकते हैं। लगातार ये अपडेट आपको मिल रहे हैं। हैशटैग जनादेश 2019, इस पर आप जुड़कर ट्विटर के जरिए अपनी राय, अपना मत आपने अगर डाला है तो ये भी आप जनता से, आम जनता से शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर बार की तरह अब की बार भी ibis24 आपको अवसर दे रहा, अगर आप बस्तरवासी हैं, क्योंकि यहाँ की इकलौती सीट है जहां इस समय चुनाव शुरू हो चुका है या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप जो टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, इसमें अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाएं तो हम देश तक पहुंचाएंगे, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो और आकर के मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें। जिस तरह से नरसिंह राव साहब यहां आप सुन रहे थे शर्मा जी को, ये सवाल आपसे भी है। हर बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम दल जो वहां फाइट में उतरते हैं वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बस्तर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां के इश्यूज ही अलग हैं, वहां की समस्याएं ही अलग हैं, वहां विकास के दावे एक तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी है जो आप लोगों से छिपी नहीं। क्या मूल मुद्दा है बस्तर का, जिसके आधार पर बस्तर चुनेगा अपनी प्रतिनिधि को? जी बिल्कुल, इस बार जो चुनाव है वो उसमें मेन जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश का जो स्वाभिमान और जो राष्ट्र का गौरव वापस आया है, उस गौरव पे युवा वोट करेगा, उस राष्ट्रीय सम्मान पे युवा वोट करेगा, उस विकास के मॉडल पे युवा वोट करेगा। रही बात अभी जो बोल रहे थे कि मेरे मित्र, कांग्रेसी मित्र, की नोटबंदी के कारण जो प्रॉब्लम और परेशानी हुआ है, उस नाम से भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोटबंदी के समय आपने देखा होगा कि लगातार लोग लाइनों में खड़े होकर भी कभी भी उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ में कोई शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री के साथ में हम खड़े हैं, ऐसा करके लोगों ने बोला। लेकिन आज उसी नोटबंदी और जीएसटी में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लगातार हमारी बातचीत होते रहती, व्यापारी बंधुओं के बीच में हमारा उठना बैठना है। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी अलग बात है, लेकिन ये राष्ट्रीय विषय है। बस्तर का विषय, बस्तर में जो नक्सली समस्या है, जो डेवलपमेंट की समस्याएं रही हैं, लगातार कांग्रेस के शासन से चली आती रही है। लेकिन पिछले 15 सालों में अगर देखा जाए तो माननीय रमन सिंह जी की सरकार में यह तय किया गया कि बुलेट का जवाब बुलेट से दिया जाएगा। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स के काम हुए हैं उसमें फोर्सेस का काफ़ी कुछ हाथ रहा है। बगैर फोर्सेस के सपोर्ट के हम यहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट को नहीं कर सकते थे। जितनी सड़कें बनी, जितने पुल पुलिया बने, उसमें सेंट्रल के फोर्सेस, स्टेट के फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट के फोर्सेस लगातार उसमें सक्रिय भूमिका अपनी निभाई है और अपनी शहादत भी उन्होंने प्राप्त किया। कई शहादतों के बाद यहाँ पे बस्तर में जो डेवलपमेंट आज दिख रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ और भी याद दिलाना चाहूँगा, विगत 4 महीना पहले अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उससे पहले जितनी भी नक्सली घटनाएं यहाँ पे हुई, उन नक्सली घटनाओं में अक्सर ये देखा जाता रहा कि जब फोर्सेस नक्सलियों के ऊपर हावी होती थी और नक्सलियों को मारती थी, तो कांग्रेस के हमारे मित्र विधायक दल की एक जांच कमेटी बना के अक्सर यहाँ पे बस्तर में भेजा करते थे। वो फोर्सेस का मनोबल तोड़ता है। हमको चाहिए कि हम फोर्सेस के साथ में खड़े रहे, उनका मनोबल ऊंचा रखें। आपको रोक रहे हैं एक मिनट के लिए राव साहब, किसी प्रकार का आपको एक मिनट के लिए रोक रहे हैं। तमाम जो अपडेट्स हमको मिल रहे हैं वो भी दर्शकों को देंगे, और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल एक ये कि क्या वास्तव में डेवलपमेंट के आधार के ऊपर या डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर ही बस्तर वोट कर रहा है, या कुछ चुनौतियां जो बस्तर के लिए खास तौर पर सामने आती रही हैं उसको लेकर वोट करा है? बड़ी छोटी सी टिप्पणी में चौधरी साहब आपकी चाहूंगा। आपका एक लंबा तजुर्बा रहा प्रशासनिक सेवाओं का भी, जी। वहां कितनी चुनौती होती है चुनाव करवाना,
ये आपको बेहतर तरीके से इस बात का अंदाजा है। डेवलपमेंट हुआ अथवा नहीं हुआ, लेकिन क्या मुद्दा, क्या सेंटिमेंट होगा आपकी बार बस्तर का इन घटनाक्रमों के बीच में? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि बस्तर के लिए अगर सबसे पहला मुद्दा है अगर कोई, तो निश्चित रूप से नक्सलवाद है। और अभी सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने कुछ वायदे किए हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ने वायदा किया था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और कांग्रेस का सिद्धांत है कि मैं परिवार नहीं मिटने दूंगा, परिवार नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी ने निश्चित रूप से आतंकवाद के लिए या नक्सलवाद के लिए जो काम किए हैं उसे पूरे देश की जनता देख रही है। और एक तरफ मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दूसरी तरफ महागठबंधन, महाठगबंधन, महामिलावट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो केवल मोदी जी को हटाने के लिए। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं आतंकवाद हटाओ। मूल बात ये कि क्या लगता है बस्तर में थोड़े अलग इश्यूज होते हैं? निश्चित रूप से नक्सलवाद सबसे बड़ा इशू होगा पुनीत जी। ठीक है। और जिस तरह से नक्सलवाद में मैं बोलना चाहूंगा कि डीजी नक्सल 3 साल सीनियर है डीजी पुलिस से, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की है। नारायणपुर जैसा जिला है, वहां जितेंद्र शुक्ला एसपी को वहां से हटाया जाता है। उसके बाद रजनेश सिंह जी को, जिनको सस्पेंड किया जाना है, उनको वहां पोस्टिंग की जाती है। कुछ दिन बाद उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। काफी दिनों तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक नारायणपुर जैसा संवेदनशील जिला बिना पुलिस अधीक्षक के रहता है। उसके बाद वहां पोस्टिंग होती है। इसी तरह से आप सुकमा का उदाहरण ले लीजिए। सुकमा में पहले दूसरे एसपी थे, फिर जितेंद्र शुक्ला जी की पोस्टिंग। मैं इन सारी इस तरह की प्रशासनिक लचर व्यवस्था जो है, उससे नक्सलवाद किस कदर बढ़ा है, उसे एक बस्तरवासी से अगर आप पूछेंगे तो एक एक बस्तरवासी आपको जवाब देगा। और इस मुद्दे पर इस बार वोटिंग होगा। नक्सलवाद के विरोध में जो कांग्रेस सरकार ने जो घचर पचर मचाया है पूरा वहां पे, उसके विरोध में वोटिंग होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता समर्थन देगी। अब किसे सपोर्ट करती है जनता, ये जनता के ऊपर है। लेकिन आज इस समय ये बहुत जरूरी है कि आप वोट करें। IBS 24 की आपसे विनम्र अपील है कि आपके इलाके में, खास तौर से बस्तर वासियों से अपील है कि आप जवाब दें। आप क्या चाहते हैं, किस प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव पूरे मन से करें, निष्पक्षता से करें। जिसे आप सही समझते हैं उसे आप वोट करें। वोट करने के बाद में सेल्फी खींचें, IBC 24 को इस नंबर पर भेजें जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और इस नंबर पर आई हुई सेल्फी को हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा ibc24.in के ऊपर जाकर भी, हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप किसी भी वक्त कहीं भी सारे अपडेट चुनाव जुड़े प्राप्त कर सकते हैं। IBC 24 से जुड़े रहें, दिन भर आपको सारे अपडेट देंगे। और #जनादेश 2019 हिंदी अंग्रेजी, ये आप टाइप करके इस हैशटैग के जरिए अपनी राय या अपना जो भी मत है, जो भी आप कहना चाहते हैं, हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। एक पूरा पैनल हमारे साथ में सुबह से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, OP चौधरी साहब हैं, नरसिंह राव साहब हैं। नरसिंह राव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लग रहा है आपको, अब की बार जो मूल प्रश्न है बस्तर का, बस्तर के डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन उस इलाके में जितना डेवलपमेंट होता है उससे कहीं ज्यादा वहां हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आती हैं, चाहे मानवीय तौर पर हो, चाहे संपत्ति के नुकसान की हो, चाहे विकास ना होने देने की धमकियों के तौर पर हो। धमकियां आपकी बार भी बहुत हैं, लेकिन माहौल लोगों के बीच आप पढ़ते होंगे, लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल, नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के नाते डेवलपमेंट जिस रेशियो में होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा नक्सलियों के द्वारा लगातार समय समय पर किया गया। लेकिन जब भी जितना ज़्यादा प्रयास उन्होंने विकास को रोकने के लिए किया, उतना ज़्यादा प्रयास शासन प्रशासन ने विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए भी किया हुआ है। और न केवल बस्तर में केवल लोकल मुद्दे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जागरूकता इतना ज़्यादा है, हर क्षेत्र में आ चुका है। युवाओं के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हर जगह युवा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना केवल लोकल इश्यूज काम कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पर भी इस बार की वोटिंग को देखा जा सकता है। हम सोशल मीडिया में लगातार देख रहे हैं कि युवा जो यहाँ के बस्तर का जो युवा है वो लगातार इस चीज़ पे लगा हुआ है कि एयर स्ट्राइक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज पर हमारे जो डिप्लोमेसी जो काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो डेवलपमेंट है उसके नाम पर भी बस्तर में इस बार वोटिंग हो रहा है। रही बात नक्सल क्षेत्र में जो डेवलपमेंट की है, वो लगातार
केंद्र की सरकार ने भी यहाँ पे काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं, चाहे हाईवेज को लेकर हो, चाहे रेलवे लाइन का दोहरीकरण का मामला हो, ये सारे चीज़ जनता में दिख रहे हैं और इसे लेकर भी जनता में एक उत्साह है और एक उमंग है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर, और विकास के नाम पर तो जरूर इस बार वोट पड़ेंगे। चलिए, आप एग्री करेंगे चौधरी साहब इस बात से कि जो इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज हैं उस पर बस्तर के युवाओं का, बस्तर के लोगों का ध्यान जाता है, और न केवल ध्यान जाता बल्कि वो भी डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं उनके वोट कास्ट करने की तरफ, क्योंकि एक आम राय सारे देश में और प्रदेश में ये भी होती है कि बस्तर के इश्यूज अलग हैं, वहाँ के लोगों के मुद्दे अलग हैं, इसलिए वहाँ किसी भी राष्ट्रीय रैली का या किसी भी राष्ट्रीय नेतृत्व का उनके आने का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। आपका क्या तजुर्बा है? नहीं, मैं यही कहूँगा कि इतने तेजी से बस्तर शिक्षित हुआ है, नई युवा पीढ़ी आई है, और निश्चित रूप से जो शिक्षित वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अनिवार्य रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और जिस तरह से पाकिस्तान को आतंकवाद के विरोध में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, सेना को हमेशा खुली छूट दी गई है, इसको देश की जनता ही पूरी देख रही, बस्तर के युवा, बस्तर की जनता भी देख रही है। लेकिन दूसरी ओर लोकल मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे, जैसे चना और नमक, इसको अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे दंतेवाड़ा कलेक्ट्री के अनुभव के आधार पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो आदिवासी भाई बहन होते हैं उनके शोषण का एक सबसे बड़ा प्रतीक था तो वो नमक था। वो मतलब किलो किलो चिरौंजी, किलो किलो वनोत्पाद को लेकर बाजार में आते थे और उसके बदले में 2 किलो 4 किलो नमक पकड़ा दिया जाता था और उसको लेके चले जाते थे। उस पीडीएस की जो व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह जी के भाजपा सरकार ने लागू किया, उसमें जो मुफ्त में फ्री में नमक जो प्रदान किया गया, उसके कारण उस शोषण का जो सबसे बड़ा प्रतीक था उसको तोड़ा गया था बस्तर में। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती और असंवेदनशीलता के साथ कांग्रेस की सरकार ने नमक को बंद करने का किया है, चना को बंद करने का किया है, इसका भी जवाब बस्तर की जनता निश्चित रूप से। सुरेंद्र शर्मा जी, अब इस बात का एक तो जवाब दे दें जो एक मुख्य आरोप लगा है, दूसरी बात एक ये कि अब की बार एजेंडा सेट लग रहा है। ये सवाल मैं आप तीनों से पूछूंगा, क्या राष्ट्रवाद के ऊपर ही अब की बार पूरे चुनाव को फोकस करने की कोशिश है? निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद हर भारतीय के लिए सर्वोपरि रहता है, लेकिन क्या अब इसे इनकैश करने का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है? शर्मा जी, जहां तक नमक और चना बंद करने की बात है, इसकी जानकारी मुझको है नहीं, और ये बात तो सही है कि पहले नमक के नाम से वहाँ बहुत शोषण हुआ है आदिवासियों का। जैसे कि चौधरी जी बोल रहे हैं कि आज बस्तर काफ़ी शिक्षित है और विकास को वो मुद्दा बनाना चाहती है, विकास उनके लिए मुद्दा है, विकास पूरे देश के लिए मुद्दा है, बस्तर के लिए भी मुद्दा है। उनके विकास के रास्ते में जो रोड़े आ रहे हैं वो शिक्षित होने के बाद क्या पकौड़ा बनाएंगे? क्या यही उनका रोजगार होगा? उनके रोजगार के विषय में केंद्र की सरकार क्या सोचती है? ये सारे विषय भी तो महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जो बस्तर के रहने वाले लोग हैं, जल जंगल जमीन पर आधारित हैं। 2013 में यूपीए सरकार द्वारा निर्धारित वन अधिकार पट्टा का जो कानून था, उसके लाखों पट्टों को निरस्त कर दिया गया कि मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आदिवासियों को, वनवासियों को उनके हकों से वंचित किया गया। उसका रिव्यू किया जा रहा है, अभी उनको फिर से उनका पट्टा देने की कार्रवाई की जा रही है। ये सारी बातें हैं, और विकास के साथ साथ मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों में तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं। बस्तर के लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि भाई आपने 5 साल पहले कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि आ गया, उसको ला के हम 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डाल सकते हैं। तो आप 5 साल में ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि विदेश में कितना काला धन जमा है। विदेश से काला धन को लाने के लिए आपने कौन कौन से प्रयास किए? तमाम तरह के वहाँ हम ये कहेंगे शुरुआती तौर पे चीज़ों को जांचा परखा जाता है, फिर भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ मतदान की प्रक्रिया करवाना वाकई मुश्किल है। हाँ, निश्चित रूप से। और ईवीएम के साथ इस बार जो पिछले विधानसभा में भी जो चुनाव हुआ है, वीवीपैट के साथ जो ईवीएम का नया सेट आया है, वीवीपैट के साथ, उसमें खराब होने की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, और इससे निश्चित रूप से मतदान की प्रतिशत
प्रभावित होता है, लोग लंबे समय तक लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद उनको वोट करने का अवसर नहीं मिल पाता, तो ये निश्चित रूप से इरिटेशन वाला होता है। तो इसको तत्काल बदलने की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए और एडिशनल लेके घूमते रहते हैं जोन ऑफिसर, उसको लेकर तत्काल बदलना चाहिए उसको। चलिए, तो बचेली के मतदान केंद्र 132 पर ईवीएम खराब है और अभी आधा घंटा और लग सकता है, तहसीलदार पहुंचे, यहां से जो अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। सुरेंद्र जी, आप बता रहे थे, मेरा मूल सवाल ये कि सारे मुद्दे एक तरफ और बनाम राष्ट्रवाद बनाने का प्रयास किया है, क्या चुनाव में आम जनता जिसको सारे दल बड़ा समझदार समझते हैं, क्या वो इस चीज को भांप नहीं पाएगी? क्या सारी चीजें भूलकर केवल एक राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर ही वो अपनी सरकार चुनेगी देश में? नहीं, दूसरी बात, मुख्य बात यह पाठक जी, राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या है? क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है, या क्या अन्य दल राष्ट्रवादी नहीं है, या देश के लोग जो अन्य लोग जो राजनीति में नहीं है वो क्या राष्ट्रवादी नहीं है? राष्ट्रवाद का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी का है? आज पाकिस्तान में आपने एक स्ट्राइक किया है, निश्चित रूप से हमारे देश की सेना सक्षम है, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी उसको। और इन बातों को, बड़ी बड़ी बातें करने के पहले इस बात को ये भूल जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने तो लाहौर तक ठुकाई की थी पाकिस्तान की। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। तो यही भारत है। इस भारत की सेना और इसके शौर्य के विषय में तो कोई सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज बेरोजगारों के रोजगार को छोड़ करके, खेती के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात को छोड़ करके, देश में सबका साथ सबका विकास को छोड़ करके, अच्छे दिन आएंगे एक नारा छोड़ करके, सेना के नाम पर वोट दे दो बाबा, पाकिस्तान के नाम पर वोट दे दो बाबा, अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो पाकिस्तान में दिवाली मनाया जाएगा बाबा। अरे ये सब बातें करने की आवश्यकता नहीं है। आपने 5 साल पहले सब्ज बाग दिखाए थे हिंदुस्तान के लोगों को, उसको पूरा कीजिए, उस पर मतदान होना है, उस पर होना है। आप सिर्फ ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ये बात कहने के पहले भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते भी नहीं इस बात को। मेरे को आश्चर्य होता है कि इतने परिपक्व लोग इस तरह की बातें कर कैसे सकते हैं। जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह से का आक्रमण और जिस तरह की निजता पर हमला पिछले दिनों राजनीति में जो आरंभ हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और देश की जो राजनीति का स्तर है, भाषा शैली का स्तर है, आक्रमण का स्तर है, चुनाव प्रचार का स्तर है, वो जो गिरा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और मुझको ये कहते हुए बहुत खेद होता है कि इसमें अगुवाई का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा नरसिंह राव साहब के पास जाऊँगा। नरसिंह राव साहब, जब मूल युवाओं से आप बात करते होंगे तो आपको क्या लगता है, योग केवल राष्ट्रवाद के आधार के ऊपर वोट करेंगे या उनकी अपनी समस्याएं साहब, उनको अपना रोजगार चाहिए, उनको अपनी शिक्षा चाहिए, जिसमें बहुत सारे व्यवधान हैं। बस्तर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के यूथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या दिखता है? क्यों बीजेपी सारी चीज़ों को बनाम राष्ट्रवाद बना रही है? जी बिल्कुल, एक रोजगार वाला विषय युवाओं के बीच में है कि रोजगार उनको मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उसको ये बोलते हैं कि केवल जो शासकीय नौकरी है वही रोजगार है। तो ऐसा युवा भी नहीं मानते और मैं भी नहीं मानता। चलिए, हम नहीं बोलते कि ना ये चुनाव हमने कोई आपको सर्टिफिकेट देने के लिए कि आप राष्ट्रद्रोही हैं या देशद्रोही हैं, या आप ये सर्टिफिकेट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी है। लेकिन जब पुलवामा घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ तो आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त ढंग से 56 इंच का सीना कहाँ है पूछा, और जब 56 इंच के सीना ने बोला कि भाई हमने देश के जवानों को छूट दे दी है, और देश के सेना ने जो कार्रवाई की, उसके बाद कांग्रेस ने भी, मैं देखा कि कांग्रेस ने भी ये कहा कि भाई हम देश की सेना के साथ हैं और हम देश के साथ में हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो उसी सेना के खिलाफ में बोलने लगे कि उसी खिलाफ में सबूत मांगने लगे। जब सबूत मांगने लगे तो देश के लोग ये समझ गए कि ये जो चुनाव है उसमें ये भी इफेक्ट आएगा कि राष्ट्रद्रोह और देश हित दोनों साथ साथ चलेंगे। ये भी विषय है। डेवलपमेंट भी एक विषय है कि भारत देश में जो डेवलपमेंट के नए आयाम छुए हैं, जो लोगों के अंदर में जो विश्वास जगा है, जो उस नाम से भी यहाँ पे वोटिंग हो रहे हैं। आपका जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, इसने बहुत ज़्यादा इस विषय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया आम जनता को कि ये देश द्रोह और देश प्रेम के बीच का एक चुनाव होने जा रहा है। इसमें ये भी महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है।
ये हुआ है लगातार इस मामले में आते स्टेटमेंट से, स्पीच से, रैलियों से। लेकिन अब एक बात और, मैं आता हूं चौधरी साहब आपके पास। मूल मुद्दा यह है कि क्या बस्तर में जब 3 टर्म से आपकी सरकार रही, देश में भी आपकी सरकार रही, आपको लगता है कि वहां पर जो काम होना चाहिए था बस्तर के डेवलपमेंट के लिए वो हुआ है? आप तो वहीं रहते हैं, क्या उस दिशा में प्रयास हुए हैं? क्या वहां काम हुआ है? 3 टर्म बहुत होते हैं प्रदेश के लिहाज से, बस्तर के लिहाज से, आपको लगता है वहां काम हुए हैं? राव साहब, आप ही से सवाल है। जी सर, जी, 3 टर्म के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डेवलपमेंट के बहुत ऊंचाइयों को बस्तर संभाग ने छुआ है। आप बस्तर में, आप बिहड़ों में, वनांचल क्षेत्र में जब जाएंगे तो डेवलपमेंट के जो क्षेत्र हैं वो अपने आंखों से देख सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आपका जवांगा दंतेवाड़ा एक शिक्षा हब के रूप में विकसित हुआ है, और पुल पुलिया, हॉस्पिटल्स और अन्य प्रकार के जो डेवलपमेंट्स हैं बस्तर में काफ़ी हद तक उसको उस अचीवमेंट को छुआ है, और 15 साल में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुए हैं। इसके बावजूद भी और भी यहाँ पे विकास की दरकार है, और आने वाले समय में वो डेवलपमेंट यहाँ पे जितना ज्यादा होगा तो ये जो समस्या है हमारे बीच में बस्तर की जो मूल समस्या है, चौधरी साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हम डेवलपमेंट के माध्यम से ही निपट सकते हैं। जी, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बस्तर के जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि एजुकेशन को प्राइम फोकस पिछली सरकार के द्वारा किया गया। एजुकेशन सिटी जवांगा में, दंतेवाड़ा में निर्मित किया गया है। उसको KPMG, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 परियोजनाओं की सूची में उसको सम्मिलित किया। एजुकेशन सिटी बना वहां पे। लाइवलीहुड कॉलेज जो कि रोजगार का एक नया मॉडल क्रिएट करता है, एक इनोवेशन है, और उस लाइवलीहुड कॉलेज जो कि युवाओं के रोजगार, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लाया गया, उसके मॉडल को पूरे प्रदेश के सभी 27 जिलों में लागू किया गया, जो दंतेवाड़ा से स्टार्ट हुआ था। और स्किल इंडिया मिशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोजगार की अभी बात कर रहे थे हम लोग, एजुकेशन सिटी के अंदर आप कभी जाकर देखिए, BPO सेंटर चल रहा है। 1000 सीट का BPO सेंटर चल रहा है, जिसमें आदिवासी भाई बहनों को रोजगार सीधा मिल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड, उनके भाषा के आधार पर, अंग्रेजी के आधार पर, कंप्यूटर के आधार पर। वो BPO सेंटर चल रहा था जिला प्रशासन के द्वारा। अभी नई कांग्रेस सरकार के आते ही उस BPO सेंटर को बंद कर दिया गया। मैं 3 दिन पहले उसको देख कर आ रहा हूं। इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्सिंग के कोर्सेज, ANM के कोर्सेज 300 की संख्या में प्रतिवर्ष हम लोग वहां पे दंतेवाड़ा में कराते थे। वो ANM बन गए, नर्सिंग के कोर्स कर लिए, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में DMF के माध्यम से नौकरी मिल गई थी, उनको नौकरी से हटाने का काम किया जा रहा है। अगर आपने विजिट किया तो आपको ये भी बताया गया होगा कि क्यों बंद किए गए, क्या इसकी कोई विषय है? दूसरी बात एक ये भी कि क्या ये बस्तर के लिहाज से पर्याप्त लगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने उठाया कि जावंगा का एक सेंटर है, लेकिन बस्तर में एक सेंटर है। जिन सेंटर में स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, वहां से निकले लोगों की आज क्या स्थिति है, वो कहां जाकर काम करें और कितनी संख्या में है, उसके बारे में भी थोड़ी बात। नहीं, निश्चित रूप से पाठक जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसी एजुकेशन सिटी जो बना है वो पूरे प्रदेश में उस स्तर का किसी भी जिले में नहीं है। वो अगर हम दंतेवाड़ा में स्टार्ट करते हैं तो उसको एक बड़ा बिगिनिंग, एक बड़ी शुरुआत निश्चित रूप से माना जाएगा। BPO सेंटर की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस स्तर का BPO सेंटर हमारे रायपुर में भी नहीं है, ना ही दूसरे प्रदेशों में भी आप तुलना करेंगे तो आपको बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेगा उस स्तर का। तो एक 1000 सीट का ट्राइबल बच्चों के लिए एक BPO सेंटर छोटी मोटी चीज नहीं होती है। तो एक स्टार्ट उसको किया जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, इसको छोटा नहीं आंका जा सकता। एजुकेशन सिटी 6500 बच्चों के लिए है, जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रायपुर में भी उस तरह का सेंटर निर्मित हो पाए। लेकिन एक ये लॉजिक दिया गया था कि ऐसे एक बड़े सेंटर की तो दरकार जो थी वो पूरी हो गई, लेकिन तमाम जो छोटे सेंटर है यहां तक सारे बच्चे आप नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वहां पहुंचना भी, वहां जाना भी अपने आप एक बड़ी चुनौती है, वहां तक टैलेंट को लाना भी अपने आप एक बड़ी चुनौती है। ऐसे आपको कई सारे छोटे सेंटर एस्टैब्लिश करने चाहिए। निश्चित रूप से वहां पे डेवलपमेंट का जो मॉडल हम लोगों ने अपनाया था बतौर प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं कहना चाहूंगा वो
वो सेंट्रलाइज मोड ऑफ डेवलपमेंट इन डिसेंट्रलाइज वे, जो छोटे छोटे सेंटर डिसेंट्रलाइज वे में डेवलप करने की बात की गई थी। मैंने एक एजुकेशन सिटी की बात की जावंगा में, लेकिन मैं आपको साथ में बताना चाहूंगा कि 500 सीटर रेसिडेंशियल स्कूल, जिसको पोटा केबिन के नाम से जाना जाता है, केवल दंतेवाड़ा और सुकमा में 44 ऐसे जगहों पे इस तरह के सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये निश्चित रूप से छोटे छोटे सेंटरों में पालनार, अरणपुर, मेटापाल जैसे छोटे छोटे जगहों में, बेंगलुरु, इस तरह के छोटे छोटे जगहों में डेवलप किया गया है। चलिए, डिसेंट्रलाइज वे में भी डेवलपमेंट हुआ है और अभूतपूर्व डेवलपमेंट। मैं इस पर भी आपके जो कमेंट है उस पर भी मैं शर्मा जी का रिएक्शन लूंगा। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ में 2 गेस्ट लगातार बने हुए, ओपी चौधरी साहब और सुरेंद्र शर्मा जी। नरसिंह राव साहब को हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में जुड़े और बातचीत की। चौधरी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने इशू उठाया था कि एजुकेशन से हम शुरुआत करें और इसके बाद लोगों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, ट्रेंड करें। शर्मा जी, इस बारे में आपसे सवाल है, कोई विजन अब तक इस मामले में प्रदेश की सरकार का, या अगर देश में सरकार आती है ठोस तौर के ऊपर क्या लोगों तक पहुंच पाया है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछले 70 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हमारे देश ने किया है, हमारे प्रदेश ने भी किया है। इसी ज़माने में शिक्षा पाना गरीबों के लिए एक कभी कपोल कल्पना हुआ करती थी, और आज वो सबके दरवाजे में शिक्षा की पहुंच हुई है। किंतु निश्चित रूप से शिक्षा में जो गुणवत्ता होना चाहिए, शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, उसमें अभी काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक सवाल है कि जैसे अब समय बदलता है, अब का अनार का पढ़ाने की जगह अब जो परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, अब कुछ नई बातें समझाने की आवश्यकता है, बच्चों को नए ढंग से शिक्षा देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि पिछले कई वर्षों में शिक्षा एक प्रयोगशाला बन गया है। आज तक हम इस निश्चित किसी दिशा में तय नहीं कर पाए कि हम अपने देश के लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है। और मूल रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो है मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाती है, ये उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संस्कारवान बनाती है, एक मनुष्यता उसके अंदर जागृत होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखने के बजाय हम लोगों ने लगातार निरंतर आदमी को पैसा कमाने के लिए शिक्षित होने का एक जो कार्यक्रम चलाया है, जो मैकाले ने बनाया था कि हमको अपने लिए कुछ कामगार चाहिए, उसी तरह की शिक्षा पद्धति में तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हो सकता है नई राज्य सरकार इस बात की समीक्षा कर रही हो कि इसमें नए तरीके से इस दिशा में क्या किया जा सकता है। केवल बात सरकारों तक सीमित नहीं है शर्मा जी। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि आप मैनिफेस्टो देखें, मैनिफेस्टो में जनता चाहती है कि आपका विजन सामने आए, आपकी योजना सामने आए कि आप 5 साल में कहां ले जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप क्या मुफ्त में देंगे, कितना मुफ्त में देंगे, इस तक सिमट कर रह जाता है। या अगर हम बीजेपी की भी बात करें तो ये वहां से भी दिखता है कि कांग्रेस के किस पॉइंट का जवाब हम किस तरह से दे रहे हैं, ये दिख रहा है। नहीं, एजुकेशन में हम क्या करने वाले, एक बार जरूर कहना चाहिए, का कोई झलक देखने एक बात का जरूर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस बार के कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि हम शिक्षा के लिए 6% GDP का इस्तेमाल करेंगे। और शिक्षा, देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 चीजें बहुत ही प्राथमिक हैं। और इसके अभाव में समाज में कभी भी शांति नहीं हो सकती। और हम जिस विकास की अवधारणा पर हम चल रहे हैं, उस विकास की अवधारणा को प्राप्त करना कभी संभव नहीं होगा। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, और मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि आप कितना % खर्च करेंगे, लेकिन जैसे आप कॉन्क्रीट बता रहे हैं कि आप कितने रुपए खातों तक डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, जो डायरेक्ट दिखता है, जो कहीं दूसरों को प्रलोभन लगता है। लेकिन यहां ये बात है कि आप इसको किस तरह से खर्च करेंगे, इसकी कोई डिटेल प्लानिंग नजर नहीं आती। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 72,000 रुपए हम गरीबों को देंगे। कई लोगों को आपत्ति ये है कि मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर वो आपत्तिजनक है, या टैक्स पेयर लोगों के लिए आपत्तिजनक है, और ये एक तरह से बंदर बांट करने की कोशिश है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में अगर ठीक से विचार किया जाए, अगर 72,000 गरीबों को मिलेगा तो गरीब उसको कोई बैंक में जमा थोड़ी करने वाला है।
दूसरी बात, टैक्स पेयर का जहां तक प्रश्न है, टैक्स पेयर तो हिंदुस्तान का हर आदमी है। एक भिखारी भी जब एक पार्ले जी खरीदता है तो वो उसका टैक्स देता है। और अगर कोई भी आदमी कोई भी चीज कहीं खरीदता है, इनकम टैक्स पे करने वाले कुछ अलग लोग हैं, बाकी टैक्स पेयर तो पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कुछ भी खरीदता है, वो गरीब जब खरीदेंगे, उनकी स्थिति सुधरेगी तो उसके मध्यम वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। उससे छोटे जो व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनको उससे लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग वो साइकिल खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। बड़ी कुशलता से आपने इस चीज को थोड़ा मोल्ड कर दिया। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल तो ये था कि जिस तरह से आप इलेबोरेट कर रहे हैं कि ये 72,000 रुपए कैसे खर्च करेंगे, डालने पर इनको किस तरह सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, इसी तरीके से एजुकेशन में जो आप 6% 7% जीडीपी खर्च करने की बात करें, उसका प्रतिशत खर्च करने की बात करें, उसकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आती, क्योंकि इससे शायद डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। जब वो पीढ़ी पढ़ेगी बढ़ेगी आगे, तब कहीं जाके वो लाभ की श्रेणी तक पहुंच पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षा से तो सीधा सीधा लाभ होता है। मैंने अपने अभी कुछ देर पहले आपसे स्वीकार किया ना मैंने कि हिंदुस्तान में दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि अभी भी शिक्षा एक प्रयोग की स्थिति में है। कभी 12वीं का बोर्ड बंद कर देंगे, कभी 10वीं का बोर्ड बंद करेंगे, कभी अंग्रेजी पढ़ाएंगे बोलेंगे, कभी बस्ता को हल्का करेंगे बोलेंगे, कभी फिर निजी संस्थाओं को दे देंगे, फिर ये स्कूल है उसको एक तरह से उद्योग बना देंगे। और सबसे मैं एक चिंताजनक आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में ठीक है, शिक्षा के आधार पे, आर्थिक आधार पे शिक्षा का जो बंटवारा हुआ है, ये आने वाले समय में समाज के लिए बहुत मतलब खतरनाक हो सकता है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ गरीब से गरीब और बड़ा से बड़ा आदमी एक ही हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, एक ही यूनिफॉर्म होता था, हम एक ही तरह से रहते थे। गरीब लोगों की संवेदना को एक दूसरे के लोग समझते थे। आज क्या हो रहा है कि आर्थिक आधार पे सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा जाता है, उसके ऊपर वाला एक मिडिल क्लास स्कूल में जाता है, एक अच्छे हायर स्कूल में 3,000 के जूते पहन के कार में जाने वाला बच्चा जब किसी कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, उसमें संवेदनशीलता कहाँ से आएगी? वो जब गरीब को देखा नहीं है, उसकी परिस्थितियों को समझा नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है कि आर्थिक आधार पे शिक्षा का बंटवारा नहीं होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान। लेकिन साहब ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे बन चुके हैं, एजेंडे ही कहूंगा मैं, जिनके आधार के ऊपर ये बाइफर्केशन पार्टियों ने शायद शुरू किया, और इसमें कोई एक दल दोषी नहीं, सभी एक ही तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं आता हूं आपके पास में, हमारे साथ आलोक दुबे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए जगदलपुर स्टूडियो में। आलोक जी, आपका स्वागत करते हैं, सुप्रभात आपको। आपसे भी हम इस डिबेट में यही जानना चाहेंगे कि अब की बार किन इश्यूज या किन सेंटिमेंट को लेकर बस्तर वोटिंग कर रहा है। दूसरी बात, एक ये चर्चा का विषय है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में आपकी योजनाएं, आपका विजन, उसका डिटेल दिखता नहीं है। क्या डायरेक्ट बेनिफिट होगा, इसे ही हिट किया जाता है। ये टारगेटली हिट करना कहीं सीधे मतों को प्रभावित करता, क्या इसीलिए आप ऐसा देखते हैं? लेकिन आपका विजन, आपकी आने वाली योजनाएं, इसका कोई ब्यौरा उसमें दिखता नहीं है। सुमित जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पे है, इसलिए बहुत सारी बातों को इसमें समाहित किया गया है। और बस्तर क्षेत्र में हम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों को लेकर इस चुनावी समर में उतरे हैं। और हमारा ये प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास होगा कि जो स्थानीय समस्याएं हैं जो लंबे समय से बस्तर में विराजमान है, जैसे एनएमडीसी का मुख्यालय जगदलपुर में स्थानांतरित किया जाना, बेलाडीला की खदानों को जो निजीकरण हो रहा है उसको रोका जाना, इंद्रावती की जल की समस्या है उस पर कोई एक अंतर्राज्यीय समझौता लागू किया जाना, रेल लाइन की समस्या है, वायुयान की जो समस्या है, उनको लेकर हम बस्तर के चुनावी समर में हैं। और हमें विश्वास है कि जैसा आशीर्वाद बस्तर की जनता ने हमें विधानसभा चुनावों में दिया था, उसी विश्वास के साथ हम लोकसभा चुनाव में सफलता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। चलिए, तो आपको लगता है जिस बस्तर के इशूज़ की आपने बात की, वो यहाँ से ज़्यादातर बीजेपी के प्रतिनिधि रहे हैं, संसद में जाते रहे हैं, आपको लगा है कि वो आवाज़ वहाँ बुलंद की गई, उठाई गई, वैसे जिन डिमांड की आज आप बात कर रहे हैं? जाहिर तौर पर लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा, और यदि समय समय पर बस्तर से जुड़ी समस्याओं की मांग राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाती तो शायद आज तक ये समस्याएं यथावत विद्यमान ना हुआ करती। और आने वाले समय में इन समस्याओं को लेकर ही हम इस चुनावी समर में हैं, और इन समस्याओं के समाधान की आकांक्षा के साथ कांग्रेस ने दीपक बैच को इस चुनावी समर में। जी चौधरी जी, आप इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं?
सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद 55-60 सालों तक कांग्रेस शासन करती रही। बस्तर के लिए इनकी सोच थी कि इसको एक चिड़ियाघर बनाकर रखा जाए, एक जू बनाकर रखा जाए। अबूझ माड़ का 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जिसका आज तक सर्वे ही नहीं हुआ है। 1998 तक पूरे बस्तर को एक जिला बना के कांग्रेस ने रखा था। चारामा से कोंटा तक 425 किलोमीटर से अधिक की दूरी होती है, उसको एक जिला बनाकर रखा था। अब आप एनएमडीसी बचेली बेलाडीला की बात कर रहे हैं, वहां से 25-30 ट्रिप लौह जाते रहे, एक केवल एक पैसेंजर ट्रेन चलती रही। आप शिक्षा पे बात कर रहे थे, एक भी मेडिकल कॉलेज 55-60 साल में कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे स्थापित नहीं किया गया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहां स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन लगातार 6 बार बीजेपी के प्रतिनिधि वहां से संसद पहुंचते रहे 3 टर्म से प्रदेश में। मैं पहले एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। कैसे हम इस बात से बच सकते हैं कि ये केवल कांग्रेस का ही काम था जो वो नहीं कर पाई? निश्चित रूप से 55-60 साल जिन्होंने शासन किया, 1998 के पहले कितने बार एमपी रहे हैं उसकी भी गणना की जानी चाहिए, क्योंकि आज बस्तर को 7 जिलों में विभक्त किया गया। थोड़ा इस पर मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा। हमारे साथ में ओपी चौधरी साहब जुड़े हैं। जी चौधरी साहब, आप एजुकेशन को लेकर या बस्तर के डेवलपमेंट को लेकर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, बताएं डिटेल। मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां पे सर्व शिक्षा अभियान अगर किसी ने चालू किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू किया, जिसका बस्तर पे व्यापक असर पड़ा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीपीओ सेंटर, हर जगह नर्सिंग कॉलेज, एजुकेशन सिटी, सैकड़ों की संख्या में पोटा केबिन, हर जगह नवोदय विद्यालय, हर जगह केंद्रीय विद्यालय, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो कि बस्तर के इतिहास में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। अगर आज नम्रता जैन जैसी बस्तर की बेटी 12वें रैंक आईएएस की परीक्षा में लेकर आती है तो ये कहीं ना कहीं पूरे बस्तर के उभरते एस्पिरेशन और उभरते स्तर का प्रतीक है। पहला चीज मैं बोलना चाहूंगा। दूसरा चीज, नक्सलवाद पे मैं जो चीज रखना चाहता हूं कि ठीक है, घटनाएं हुई हैं और पहले भी हुई हैं, और पूरे देश के लिए बस्तर नक्सलवाद की लड़ाई को लड़ रहा है, कोई भी सरकार हो, मैं वो अलग बात बोलना चाहूंगा। लेकिन पिछले कुछ महीने में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस के शासन में निर्मित हुई है उसको मैं रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि अभी बोले वो कि गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं कि गोली से जंग नहीं जीती जा सकती, फिर बोलते हैं सामाजिक आर्थिक समस्या है, फिर बोलते हैं हमको बात करना है, फिर बोलते हैं हम नक्सली से बात नहीं करना चाहते, पीड़ितों से बात करना चाहते हैं। आप आगे फोर्स के साथ और क्या करना चाहते हैं तो बोलते हैं कि हम पीड़ितों से बात करेंगे तब तो पता चलेगा। ये एक टॉपिक, ये इस तरह का एक कंफ्यूजन पूरे पुलिस महकमे में क्रिएट किया गया है। डीजी नक्सल डीजी पुलिस से 3 साल सीनियर हैं। मोहित गर्ग जी अगर बीजापुर में 10 नक्सलियों को मारते हैं तुरंत उनका ट्रांसफर हो जाता है। सुकमा के एसपी जितेंद्र शुक्ला जी कवासी लखमा जी को एक चिट्ठी लिख देते हैं तो उसे धृष्टता करार देकर उस अधिकारी को, जो कि नारायणपुर में अच्छा काम किया था, 1 साल तक सुकमा में काम किया था, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। नारायणपुर में रजनेश सिंह जी को पोस्ट किया जाता है, कुछ दिन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं पुनीत जी कि ये जो जिस तरह की प्रशासन के स्तर पे जो पूरी तरह से हौच पौच मचाया गया है, उसके कारण मैसेज बहुत गलत गया है, पुलिस को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, मोरल डाउन हुआ है, और उसका परिणाम है कि बहुत तेजी से नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं एक दिन पहले भीमा मंडावी जी के साथ था, जिस जगह पे घटना हुई बहुत दुर्भाग्यजनक है, लेकिन तुरंत हुक्मरान ये कहने में जुड़ गए उनको मना किया गया था। ये कोई नरेशन नहीं होता है, एक शहादत के बाद नरेशन नहीं होता है। कुआंकोंडा थाने से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक घटना होती है। कोई अबूझ माड़ की या जगरगुंडा के आसपास की घटना नहीं है। कुआंकोंडा बचेली जहां पे एनएमडीसी का एस्टेब्लिशमेंट है, वहां 16 किलोमीटर, कुआंकोंडा थाने से 4 किलोमीटर दूर की घटना है। वहां पे आप बोलते हैं नहीं जाना है, हम बोल दिए थे। कल तो आप बोल देंगे बस्तर नहीं जाना है, बोल दिए थे, उसके बाद कोई जाता है, उसकी शहादत होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है सरकार और हुक्मरानों का जो रवैया है। बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठाए, मैं जवाब लूंगा। इस राज्यों की 91 सीटों पर प्रथम चरण के तहत 2019 आम चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। बस्तर सीट इकलौती सीट है छत्तीसगढ़ की जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके जो 4 जिले हैं, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, दोपहर 3 बजे तक का वहां वक्त है, और बाकी की जगहों के ऊपर सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, शाम को 5 बजे तक का वक्त है। यानी अब तमाम जगहों के ऊपर वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी की सूचनाएं मिली, लेकिन अब दुरुस्त करने का
के बाद में इन जगहों के ऊपर मतदान सुचारू तौर पर आगे बढ़ रहा है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा है, उनसे चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आप सबसे अनुरोध कि आप भी जाएं और मताधिकार का इस्तेमाल करें। हर एक बुलेट का जवाब अपने बैलेट से दें, मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सही व्यक्ति को चुनें। आलोक जी आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी बातें ओपी चौधरी साहब ने की। एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि प्रशासनिक तौर पर जो उथल पुथल है वो मौका देती है नक्सलियों को या फोर्सेस को या पुलिस को उनके मोरल डाउन करने की तरफ लेकर आती है, जिससे मौका मिलता है विरोधियों को। सुमित जी, वैसी बात नहीं है। बस्तर के परिवेश से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं और चूंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए वर्तमान में यदि थाने से 4 किलोमीटर की दूरी अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाया करती है। थाने के आसपास भी ये बात तो सही है कि नक्सलियों का मूवमेंट रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरू में जब सरकार बनी थी तो बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ ये बात कही थी कि उस क्षेत्र के निवासियों, वहाँ तैनात जांबाज सिपाहियों से राय लेने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि माओवादियों के खिलाफ क्या रणनीति अपनी जाए। लेकिन चूंकि आज की परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं और निसंदेह यह घटना बहुत दर्दनाक है, दुखद है और इस पे उन्होंने ये कहा कि यदि माओवादी हमारी भाषा नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। एक चौधरी साहब, एक सवाल आपसे कि बार बार ये चुनौती तो आपके सामने भी रही, आपने अभी जिक्र किया था कि आप अपनी कोई एक बात क्यों नहीं रखते हैं, लेकिन आप पिछली सरकारें भी देखें, पिछली 3 टर्म देखें आपकी सरकार की, इसमें भी पहले त्रिस्तरीय डेवलपमेंट की बात की गई थी। दूसरा ये कहा गया था कि अगर आप बात करना, जो बात आप कहते थे वही बात आज की जा रही, और आज की तारीख में ये बात आप भी मानेंगे कि सूचना तंत्र इंपॉर्टेंट है। सूचना तंत्र के मामले में लोकल इंटेलिजेंस, लोकल इनपुट इंपॉर्टेंट है। ये लोकल इनपुट आप तक तब पहुंचेगा जब आप फेथ बिल्डिंग करेंगे, यानी भरोसा कायम करेंगे। भरोसा कायम आप तब कर पाएंगे जब आप बातचीत की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो वहां के आम लोगों से हो या किसी ऐसे लोग से जो भटकता है। कहां इसमें आपको चूक नजर आती? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से लोगों से संपर्क, लोगों के साथ घनिष्ठता ये डेवलप करना बहुत बड़ी जरूरत है, उसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दा जो मैं रखना चाह रहा हूँ कि नक्सलवाद की लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है, मैं भी स्वीकार करता हूं, सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो स्थिति निर्मित की गई पिछले 4 महीनों में वो दुर्भाग्यजनक है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रमन सिंह जी के समय में फोर्स बढ़ाई गई इसलिए नक्सलवाद बढ़ गया, ये वीडियो स्टेटमेंट है उनका। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जो सुकमा एसपी के साथ हुआ, जो मोहित गर्ग ने इनकाउंटर किया बीजापुर में, उसके बाद नारायणपुर ट्रांसफर कर दिया गया, बिना एसपी के नारायणपुर को रखा गया, ये सब बहुत ही नकारात्मक स्थिति है और इन सब की मैं आलोचना कर रहा हूं। क्या कहेंगे आलोक जी इस बात पे? क्या ऐसा लगता है कि शुरुआती तौर में, जैसे आपकी बातों से लगता है कि शुरुआती तौर पे कुछ प्रयोग भी किए जा रहे हैं, क्या ये प्रयोगों के ट्रायल एंड एरर की वजह से हो रहा है, या समझ नहीं पा रहे हैं, या रणनीति जब ट्रांसफॉर्म होती है, एक से दूसरे चरण में जाती है, तब ये बीच के दौर में कुछ इस तरह के घटनाक्रम घटते हैं, उस तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं सुमित जी, ऐसा नहीं है। बस्तर के परिवेश से भली भांति परिचित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण एक आम प्रक्रिया है, उसको इस नज़रिए से देखना कि ये आदमी बहुत ज़्यादा सक्षम थे और यही ये काम कर सकते थे, ये शायद बेहतर नहीं होगा। और प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण होते रहते हैं और उसी के तहत ये जो स्थानांतरण की कार्रवाई है वो की गई है। कोई बदले या विद्वेष की भावना कांग्रेस ने कभी इसमें नहीं रखी। सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि जो कुछ भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, खासतौर से बार बार इस सवाल अब विपक्ष उठाता है कि आप एक रणनीति के तहत काम करें, आप एक विजन के तहत काम करें, लेकिन उसके पहले आपका एक कम से कम स्टैंड सामने आए नक्सलवाद के ऊपर, एक क्लियर स्टैंड सामने आए, क्या वो रखने में अभी तक हम सक्षम नहीं हो पाए या नहीं आ पाए? पाठक जी, जो चौधरी जी ने कहा, मुझको एक बात पर बड़ा आपत्ति है। 15 साल शासन करने वाले लोग ये कहते हैं कि 4 महीने की अव्यवस्था के कारण ये सब हो रहा है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही क्या बढ़ रही है? आप आंकड़े उठा के देख लीजिए तो आंकड़ों में मत जाइए, महीनों के हिसाब से जो घटनाएं घट रही है, वो सुकमा एसपी को ट्रांसफर अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो संबंधित क्षेत्र के लोग हैं उनकी राय ली जाएगी, निश्चित रूप से वहाँ के आदिवासियों से बात की जाएगी, वहाँ के सेना में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात की जाएगी, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात की जाएगी,
इसमें बुराई क्या है? जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, वहाँ के ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक एक निश्चित योजना नहीं बनाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 सालों में वहां पर भी प्रयोग किया, नाना प्रकार के प्रयोग किया। कुछ विषय के बारे में आप लोगों ने बताया, सलवा जुडुम चला, ये हुआ, वैसा हुआ। महेंद्र कर्मा जी उसके नायक थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ, प्रयोग हुए वहां कई तरह के, और उन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कुछ निकला नहीं। तो उसका कारण सिर्फ ये है कि जब तक लोकतंत्र में जन भागीदारी बहुत आवश्यक है, चाहे किसी भी चीज की सफलता के लिए हो, तो वहां के नक्सली समस्या का वास्तविक समाधान क्या हो सकता है, उसमें स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक उसमें भागीदारी कैसे हो। वहां से जैसे आपने कहा कि इनपुट मिलने के लिए वहां की सूचना तंत्र हमारा ठीक से काम करे, उसके लिए पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर लोगों को विश्वास होगा तब तो जाकर बताएंगे। और कहीं पता चला कि वो गए हैं, उन्हीं को मतलब नक्सली समय बता के गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी भी घटनाएं घटी हैं, ऐसी भी बातें बहुत सारी आई हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय स्तर पे भी नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है, प्रदेश स्तर पे भी नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है। डील कैसे से हमारे मुख्यमंत्री जी का रास्ता एकदम सही है। कैसे करेंगे इसकी कोई क्लियर नहीं, इसके लिए पाठक जी थोड़ा समय देना पड़ेगा। लोग हर पक्ष से बात करने के बाद एक निश्चित, अभी तो जैसे जो गोली से बात करेगा उसको गोली मारी जाएगी। लेकिन आपने अगर 15 साल, ये आप कह रहे हैं कि 15 साल सरकार रही है, तो 15 साल तक उस दौरान हुए हर एक घटनाक्रम के बाद अच्छी तरह से मुझे भी पता है, प्रदेश को भी पता है कि समितियां बनी हैं। हर घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की भी समितियां बनी हैं, वो गई हैं, जांची हैं। उतना ही वक्त कांग्रेस के पास में भी रहा है कि वो उन चीजों को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी विचारधारा कायम कर सके, और जब वो सरकार में आए फौरन उस पर इंप्लीमेंट कर सकते। नहीं, निश्चित रूप से इसमें आपको आने वाले समय में सब देखने को मिलेगा। वहाँ तमाम लोगों ने जनादेश दिया है, बस्तर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, और उस भरोसा पर हम कायम रहेंगे, उसको जीतने का प्रयास करेंगे। उनकी खुशहाली के लिए कांग्रेस हर संभव कार्रवाई करेगी। जी आलोक जी, अब एक सिंपल सी बात ये कि क्या नक्सलवाद के इतर, नक्सलवाद से अलग, नक्सलवाद तो नासूर है जो वहां हमेशा परेशान करता रहा है, लेकिन किन विषयों को वहां का युवा चाहता है कि आप एड्रेस करें, या पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां एड्रेस करें? आप तो यूथ से मिलते भी होंगे, क्या चाहता वहां का युवा? केवल एक राष्ट्रवाद बनाम उनका रोजगार, या केवल कुछ बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरे और उनके मुकाबले उतारे जाने वाले दूसरे पार्टियों के चेहरे, उनके अपने एलिगेशंस, इन सब के बीच में बस्तरियों की बातचीत कहाँ है साहब? सुमित जी, सबसे पहले तो बस्तर का युवा जो है वो रोज़गार की मांग रखता है। उसके अलावा फिर चूँकि बस्तर आज की तारीख में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के युवा भी उच्च तकनीकों से जुड़ना चाहते हैं। वो सुविधाएं जो हिंदुस्तान के महानगरों में उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं से जुड़ना चाहते हैं। स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और एक मनोरंजन का अच्छा माहौल जिसमें उनका वास्तविक बौद्धिक विकास हो सके, ये इस मंशा के साथ इस बार युवा इस चुनावी समर में मतदान करने जा रहा है। नहीं, लेकिन ज़्यादातर वक्त वहाँ पर बीजेपी का प्रदेश में शासन रहा है, और पिछले 6 टर्म की बात कर लें तो बीजेपी के व्यक्ति वहाँ चुनकर संसद तक जाते रहे। तो जिन विषयों का आप उल्लेख कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्या वो एड्रेस हुए हैं? पिछली बार के जो तमाम प्रतिनिधि थे वो ऐसा करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि बस्तर आगे तो आया है, इसमें तो शंका शायद आपको भी नहीं हो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो बस्तर का वास्तविक विकास होना चाहिए था वो शायद इन विगत 15 या 20 वर्षों में नहीं हो पाया। बस्तर की आवाज़ दिल्ली में बुलंद नहीं हो पाई। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं थी वो उसी स्तर पर रह गई। उन समस्याओं के समाधान के बाद यदि हम विकास की परिकल्पना करें तो शायद बस्तर एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो कौन जिम्मेदार लगा फिर आपको उसके लिए? किसकी जिम्मेदारी आप इसके लिए मानते हैं? क्या योजनाओं की कमी थी या जी किसकी आप जिम्मेदारी मानते हैं? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो बस्तर से दिल्ली की सरकार में जाता रहा, उसने बस्तर की आवाज़ को कभी दिल्ली में बुलंद नहीं किया। और उसके अलावा यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं, जिसका नाम बदलकर एनडीए गवर्नमेंट ने उसे बस्तर में क्रियान्वित करने का प्रयास किया, चाहे वो कोटा कैबिन की बात हो या अन्य योजनाओं की बात हो, वो बस्तर में सिर्फ फाइलों तक सीमित रही
और वोटा केबिन को फाइलों तक मत बोलिए। कोई 30,000 से ऊपर बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पूरी पीढ़ी बदल रही है बस्तर की। इतना गलत आरोप मत लगाइए आलोक जी, निवेदन है। आलोक जी, इस टाइप की जो योजना है बस्तर में यथार्थ में धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाई। एजुकेशन सिटी देख आइएगा, आपके पास में है, बगल में। मैं 3 दिन पहले देख के आया हूँ। चलिए आलोक जी, जिस तरीके से एक बात आपने की कि जो प्रतिनिधि चुनकर गए वो आवाज नहीं उठा पाए, लेकिन बस्तर के जो युवा हैं, यूथ हैं, वो लगातार फिर उन पर विश्वास क्यों करते रहे, कि बड़ा सवाल ये भी होता है। लगातार अगर वो आवाज नहीं बुलंद कर पाए तो फिर वहां से क्यों विश्वास कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई? सुमित जी, इसके पीछे कई कारण रहे और चूंकि विगत 15 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और आप भी समझ सकते हैं कि बस्तर एक अत्यंत व्यापक क्षेत्र है जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों का मतदान भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए शहरी क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी तो इसमें रहती है, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और अब हमें ये विश्वास है कि युवा जागृत हो चुके हैं और आने वाले समय में बस्तर का भाग्य बदलेगा और युवा अपनी मांग दिल्ली में मजबूत कर सकते। चौधरी साहब, दिल्ली में बात नहीं रख पाए प्रतिनिधि बीजेपी के लगातार। मैं पाठक जी, कुछ 15 सालों की बात बहुत हो रही है। मैं 15 साल की कुछ अचीवमेंट बताता हूं और निवेदन करूंगा कि पिछले 55 सालों के आप अचीवमेंट बताएं कांग्रेस के प्रतिनिधि। काली मेला का पुल जो कि 3 राज्यों को जोड़ता है, सुकमा के पास से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, उसको बनाने का काम किया जो 55-60 साल तक नहीं बना था। तिमेड़ का ब्रिज जो बीजापुर से भोपालपट्टनम से नागपुर की ओर जोड़ सकता था, एक केवल पुल नहीं बनने के कारण नागपुर वहां से आज 600-700 किलोमीटर पे है, जो कि 250-300 किलोमीटर पे आ सकता था। जामंगा का एजुकेशन सिटी, लाइवलीहुड कॉलेज, छू लो आसमान, नन्हे परिंदे जैसे शिक्षा के प्रोजेक्ट दंतेवाड़ा में लागू हुए। बीपीओ सेंटर वहां पे स्टार्ट हुआ। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में स्थापित हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में स्थापित हुआ। हर जिलों में नवोदय विद्यालय स्थापित हुआ। हर जिलों में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हर जगह पे स्थापित किए गए। ये सारे अचीवमेंट 15 सालों के और भी कई हैं, लेकिन ये मैं कुछ अचीवमेंट गिना रहा हूं। दूसरी आप 4 महीने के अंदर, दूसरी और 4 महीने के अंदर आप चना और नमक को बंद करते हैं। चना और नमक को बंद करते हैं। प्रदेश सरकार के अचीवमेंट आप गिना रहे हैं, तो फिर इतनी बुरी तरह से हाल क्यों मिला हमको विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकतंत्र में जीत और हार को इस पैमाने से आप हम रखेंगे तो शायद जवाब आप ही की बात 15 सालों तक इसी बस्तर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया है, ये भी मत भूलिए। 3 बार जनमत देने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत नहीं दी। हमेशा चुनौती रहा है। एक बात ये फैक्ट है कि संसद में यहां से लगातार आपकी जीत होती रही, तो दूसरा फैक्ट ये है कि बस्तर से शुरुआत प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय नेताओं ने आकर बड़ी योजनाओं की। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। 15 सालों बाद अगर किसी पार्टी को किसी राज्य में जनमत नहीं मिला है, तो उस तरह का उदाहरण अगर मैं कांग्रेस से पूछूं कि कहां आपको 15 साल लगातार जनमत मिला है, तो पिछले 25-30 सालों में कांग्रेस के पास पूरे देश में एक भी उदाहरण नहीं होगा। तो इसलिए इस जनमत को 15 साल के बाद के ना जनमत ना मिलना को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानना चाहिए। और 5 साल के अंदर बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग रियलाइज करेंगे और हम फिर से वापस आएंगे। ये वो लोग ये 4 महीने के अंदर चना और नमक को बंद करने जैसी संवेदनहीन काम कर सकते हैं। बीपीओ सेंटर को बंद करने जैसा काम कर सकते हैं। हेल्थ विभाग में जो आदिवासी भाई बहन नौकरी में है, एएनएम नर्सिंग है, उनको नोटिस दे सकते हैं कि हटाना है। इस तरह के और सुकमा के और बीजापुर के मोहित गर्ग को इनकाउंटर के बाद नारायणपुर कर देते हैं। सुकमा की चलिए, आप जिन पॉइंट्स को लगातार 4 महीने का इनका अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए, ये 4 महीने के अचीवमेंट के आधार पर बस्तर वोट कर रहा है, या 15 साल जो लगातार एक सरकार प्रदेश में रही उसके आधार पर वोट कर रहा है, या पिछले 4.5-5 साल से जो केंद्र में सरकार रही बीजेपी की उसके आधार पर वोट कर रहा है? ये तो नतीजे बताएंगे। चौधरी साहब, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने बार बार 15 साल बनाम 55 साल का जिक्र किया। 15 साल की उपलब्धियां आप लगातार गिना रहे हैं। 4 साल की आप नाकामी, 4 महीनों की आप नाकामियां उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बस्तर में वो तो नहीं हो पाया जैसा आप भी चाहते थे, कि आपको लगता है कि प्रॉपर दिशा में आप बढ़ रहे थे।
जी, मुझे लगता है वहाँ के लोगों से समझने के बाद, वहाँ पे कुछ साल व्यतीत करने के बाद मुझे लगता है कि वहाँ पे मानव संसाधन का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। एक पूरी पीढ़ी को हमको फोकस करना चाहिए, पूरे जनरेशन की एक मैपिंग करनी चाहिए कि हम बच्चों को कैसे एजुकेशन देंगे, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके बाद कैसे बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर कितने को हम ले जा सकते हैं, कितने को हेल्थ सेक्टर की ओर एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जा सकते हैं, कितने को सरकारी नौकरियों की ओर ले जा सकते हैं, कितने को उद्यमिता की ओर ले जा सकते हैं, कितने को वनोत्पादों की ओर हम प्रोसेसिंग के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। एक कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैपिंग होना चाहिए मुझे लगता है बस्तर के लिए। और एक जब जनरेशन को पूरी तरह से हम तैयार करेंगे, एक पूरी पीढ़ी को एक बेहतर विकल्प देंगे, तब इन सारी समस्याओं के, नक्सलवाद जैसी समस्याओं का पूरी तरह से निदान हो पाएगा। इस दिशा में पिछली सरकार ने काफी कुछ किया है। जो आधी जनरेशन शिक्षा के दायरे से बाहर थी उसको पोटा केबिन, रेसिडेंशियल स्कूल्स, एजुकेशन सिटी, नवोदय विद्यालय, इन सब के माध्यम से जोड़ा गया है और एक नए एस्पिरेशन को ले जाने का प्रयास किया गया है। बट मुझे भी लगता है कि इस दिशा में बस्तर के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की